हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए एक लेटेस्ट एडिशन अभी आपका लॉन्च किया गया है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 22,000 प्लस क्वेश्चन पेपर आपका इंक्लूड किया गया है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका प्रीवियस ईयर भी सिलेक्ट किया गया है। इसके अलावा देखिए, अभी प्लेटफॉर्म का भी बुक आपका लॉन्च किया गया है, जो कि आपके टेक्नीशियन स्टेज 1 एंड आपके स्टेज 2 का कंबाइंड बुक आपका लॉन्च किया गया है। साइंस का अलग और आपके सामान्य अध्ययन का अलग, तो उसका भी कंप्लीटली आपको मटेरियल्स आपको डाल दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करिए। वहां पर आपको डेली बुक पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 1 से आपका कंटिन्यू होगा, क्योंकि इसके पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 100 तक आपको कवर करा दिया था। तो सेशन एंड होने के बाद आप चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको डाला गया है, तो आप पिछले क्लास को भी अटेम्प्ट ले सकते हो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शन, उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है, क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इसे प्रस्तावना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से इसको रिपीट करेंगे आप लोग। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शन, उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है, ये आपका कहलाता है प्रस्तावना। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, प्रस्तावना में केवल एक बार आपका संशोधन किया गया है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको यहाँ पर चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, तो देखिए दोस्तों, प्रस्तावना को भी संशोधित किया जा सकता है। ये 1973 में केशवानंद भारती केस में इन सवाल को उठाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ से हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना को भी संशोधित किया जा सकता है, और प्रस्तावना को अभी तक एक बार आपका संशोधित किया गया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के अंतर्गत किसी भी राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय नागरिक को मुख्य रूप से आपका अधिकार प्राप्त है कि आप किसी भी धर्म को मानने के योग्य हैं। अपनी इच्छा अनुसार के जो है अनुसरण का अधिकार, यानी कि आपका जो है दिया गया है। आप किसी भी धर्म को जो है आप फंडामेंटल राइट के तहत आप जो है किसी भी धर्म को आप कब जो है आप मान सकते हैं, किसी भी आप जो है धर्म के और आप जो है अग्रसर हो सकते हैं। तो ये एक प्रकार का हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो यहाँ पर देखिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का अर्थ निम्न में से किसे पूछा जा रहा है कि कौन इंगित नहीं करता है? प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का अर्थ निम्न में से कौन से इंगित नहीं करता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर देखिए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्रध्वज एक वंशानुगत राजा होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सिंपली अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो प्रश्न आपको दिया गया है गणराज्य, इसका मतलब होता है कि व्यक्तिगत शासन नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर चुन करके आ सकता है, किसी का व्यक्तिगत शासन नहीं है, इसी का मतलब आपका गणराज्य होता है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं कि राजा महाराजाओं का राज चलेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर नहीं है। तो देश के सर्वोच्च पद पर जहाँ राष्ट्रीय ध्वज एक वंशानुगत राजा होता है, तो ये देखिए आपका बिल्कुल आपका नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में डैश साल रहा हो, प्राति की जो पूछा जा रहा है कि प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर भारत के अंतर्गत जो है 12 साल तक रहा हो, तो ये आपका जो है प्राधिकरण द्वारा भारत की जो नागरिकता है ये आपका प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, और देखिए आर्टिकल अगर आपको पूछा जाता है, देखिए आर्टिकल आपको याद रखना है 5 से लेकर के आपका 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान आपको दोस्तों किया गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो डैश के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से पूछा जा रहा है कि प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है? तो देखिए, आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 1 मार्च 1947 तक। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक
डैश से संबंधित है। 5 तक 11 तक नागरिकता के संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, नागरिकता से संबंधित आपका है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है। भाग 1 की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक भाग 1 के अंतर्गत आता है, जिसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 2 के अंतर्गत हमारा नागरिकता से संबंधित आता है, यानी आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक भाग 2 के अंतर्गत आएगा, जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। देखिए आर्टिकल 12 से लेकर के हमारा 35 तक है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, और ये भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसमें मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। 36 से लेकर के 51 तक, जिसे डीपीएसपी कहा जाता है, और ये भाग 4 के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी तत्व के बारे में इसमें चर्चा आपका किया गया है। आर्टिकल 51 ए या क की अगर बात करेंगे तो इसमें मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया है, जो भाग हमारा 4 क के अंतर्गत आता है। तो ये सभी पॉइंट आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर आपको चीजें याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 का बी और 1 के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने डैश से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है और वह अपने जो है प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से जो है निवास कर रहा है। देखिए इसको आप रिपीट कर लेना। प्रश्न हमारा पूछा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 और 1 के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने, अब बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है, वैसे व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है, पूछा जा रहा है कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने व गंवाने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो देखिए नागरिकता 5 प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से आप नागरिकता खत्म कर सकते हैं। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के यानी संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, फंडामेंटल राइट्स आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो जनरली आपके आर्टिकल डायरेक्टली आपके 17 में आपको लिखा गया है अस्पृश्यता से अंत, मतलब छुआछूत आप नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा आर्टिकल अगर बात करें 16 का, तो ये देखिए आपका जो है रिलैक्सेशन को लेकर के जो प्रावधान है ये आर्टिकल 16 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों को अंत को लेकर के जो है प्रावधान किया गया है, और आर्टिकल हमारा 19 के अंतर्गत 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट का जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। साथियों 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में, ध्यान रखेंगे 1976 में 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स दिया गया था, जो कि 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, और संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में कानूनी अधिकार के रूप में 300 के ए में डाला गया है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स दिया गया था, जबकि 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला है कि निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्रदान है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत आपका कर सकता है। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा और हृदय भी कहा जाता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के साथ आप सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप उच्च न्यायालय जा सकते हो। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के डैश में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
तो देखिए दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपके 15 में दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट का जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण डैश के अंतर्गत आता है। तो जितने भी माइनॉरिटी के लोग होते हैं इसके अंतर्गत आपका आर्टिकल जो है आपका 29 और 30 जो है इन्हीं के लिए है। चाहो तो आप खुद का प्राइवेट संस्थान आप खोल सकते हो, या तो फिर अपने संस्कृति और भाषा को आप बचाने के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा बी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार नहीं होता है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट का जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, आर्टिकल आपका 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 23 से आपका 24 तक। यानी कि देखिए आप जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कल कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है। अगर लगाया जाता है तो इसे शोषण माना जाता है। और इसका जो फंडामेंटल राइट्स है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक आपको दिया गया है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स का जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो देखिए 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और एक प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है। तो भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान का फंडामेंटल राइट्स दी गई है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक को लेकर के काफ़ी सारे छात्र जो है मैसेज करते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन या प्लेटफॉर्म को लेकर के। तो ये देखिए आपका कंप्लीटली आपका बुक आ चुका है, जिसको कि दोस्तों आपका डाल दिया गया है कंप्लीटली ग्रुप के अंतर्गत। और ग्रुप डी वाले जो भी छात्र हैं आप सभी लोग डेली अगर आपको टेस्ट लगाना है ऑथेंटिक आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा पट्टा में कार्यरत सभी संस्थान का A to Z क्लास नोट्स प्लस ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट का A to Z मटेरियल्स प्लस आपको क्वेश्चन का कलेक्शन आपको एक जगह पर दिया जा रहा है। टेस्ट के अंतर्गत जितनी भी साइंस और जीके आपका कवर होगा A to Z आपका प्रोवाइड की जा रही है, जिसके लिए 99 आपको पेमेंट करके ज्वाइन करना है। बुक की अगर बात करेंगे तो मार्केट में उपस्थित वो सभी बुक जो कि आपके RRB टेक्नीशियन, ALP कांस्टेबल, इन सभी के लिए जो आपका लेटेस्ट अभी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है या फिर क्वेश्चन बैंक है A to Z आपको प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ किसी प्रकार का अगर आपको डायरेक्टली अगर कोई भी आपको एक्स्ट्रा में अगर बुक चाहिए होता है तो आप इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हो। डायरेक्टली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। जुड़ने के लिए वन टाइम आपको 99 पेमेंट करना है, जिसका वैलिडिटी अभी से आपका एग्जाम तक रहेगा। टेस्ट वगैरह टोटल चीज़ यहाँ पर आपका फ्री हो जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न दोस्तों का जा रहा है कि मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में डैश के अंतर्गत निहित है। मानव के जो है आपका दुर्व्यापार का प्रतिषेध है, ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो वर्णन है आर्टिकल 23 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर लेना आप सभी लोग। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। टोटल हमारे पास 6 प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला दिया गया है कि संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। समानता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संभाषण का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो वर्तमान संविधान में अभी टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आपको दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार
आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से लेकर के आपका 30 तक। संपत्ति का अधिकार ये आपका अनुच्छेद आपका 31। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपके आर्टिकल आपका 32 के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ पर संपत्ति के अधिकार 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 के तहत इसे हटा करके आर्टिकल 301 के अंतर्गत आपको डाल दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। आंसर लगाइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या है। आर्टिकल देखिए 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कही गई है। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये आपका संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन, जिसका वर्णन आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत हमारा दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है। मौलिक अधिकार मौजूद है फंडामेंटल राइट्स। तो हमारा सही आंसर आपका सी हो जाएगा। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के 10 घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो देखिए 24 घंटा के अंदर। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका पारित किया गया है ये आपके 2009 में किया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2009 में जो है पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में जो है ये आपका लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के डैश से अनुच्छेद में लिया गया है। तो देखिए मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के डैश से अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ये आपके 12 से 35। देखिए ज़्यादातर जो हमारा संविधान में चीज़ें आई हुई है ये आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आया हुआ है। तो ध्यान में रखेंगे चीज़ों को। ऑप्शन नंबर ये आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है। चलिए बताइए आप सभी लोग सही आंसर क्या है। तो देखिए निजता का अधिकार ये भारतीय संविधान का मूलभूत अधिकार नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो स्वतंत्रता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तो फंडामेंटल राइट्स है। समानता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है जिसका वर्णन आर्टिकल आपका 14 के अंतर्गत किया गया। देश की रक्षा का अधिकार ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये एक प्रकार का मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यवसाय का अधिकार, ये एक प्रकार का गारंटी नहीं देता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वाधीनता का अधिकार और समानता का अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हिबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए हिबियस जो कॉर्पस होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। हिबियस कॉर्पस का मतलब है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि परमादेश रीट क्या होती है। परमादेश रीट का मतलब होता है किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन करना, यह आपका परमादेश रीट कहलाती है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उस रीट का नाम बताएं जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक ना होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है।
तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। भारत के नागरिक के लिए भी उपलब्ध होता है और विदेशियों के लिए भी उपलब्ध होता है। तो वैसे केस में आपका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल जो आपके 26 है ये आपके दोनों के लिए कॉमन है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट का जा रहा है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षकन एवं आर्थिक हितों का संबंध, यानी कि इसका जो है संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षकन एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है। तो दोस्तों याद रखना है ये आपका आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कार्य की पूछा रहे कि न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को डैश के रूप में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो आंसर हमारा देखिए यहाँ पर राइट आंसर जाएगा आपका आर्टिकल 51 के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आर्टिकल हमारा 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। सभी क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बराबर आपका आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल आपका 49 है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को डैश कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को डैश कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट जाएंगे। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका इस बार भी आपका जो है संभवतः आपका टेक्नीशियन में आपका पूछा गया है। सी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भवन निर्माण संबंधी उपनिवेशियों की तैयारी, उपनियमों की तैयारी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया है हमारा कि भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि राज्य की नीतियों के निर्देशन सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सच नहीं है। चलिए आंसर बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या है। इनमें से कौन सा आपका करेक्ट नहीं है, गलत दिया गया है। तो हमारा देखिए पहला कहा जा रहा है कि नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है, जो आपका करेक्ट है। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो पूछा है कि राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका गलत है। देखिए गलत की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वय करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है, जो हमारा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 4 का एक किससे संबंधित है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। तो देखिए ये हमारा जो है मौलिक कर्तव्य से आपका संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट दिया गया है, जिससे भाग 4 को जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य से, भाग 3 मौलिक अधिकार से, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और भाग 2 ये आपका नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से किस संवैधानिक
संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया है ये आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को पूछा जा रहा है। तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश कहलाता है? तो देखिए इसे आपका कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, इसे मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। डी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए अभी तक टोटल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है 2020 तक आपका, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात्श्रम का निषेध ये आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा? तो इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 50A के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा? तो ये हमारा दिया गया आर्टिकल 51A के अंतर्गत, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 पर क्लास को एंड करते हैं। बाकी जो आपका नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 151 से आपका कंटिन्यू होगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।